नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश सुमन आपके अपने YouTube चैनल श्रेष्ठ भारत में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज पढ़ेंगे हम एक नया टॉपिक जिसका कि नाम है क्रिप्स मिशन। पढ़ेंगे उसके बारे में, क्रिप्स मिशन भारत में कब आया, क्यों आया, यानी क्या उसके उद्देश्य थे, इसके बारे में भारतीयों की क्या प्रतिक्रिया रही और उसके असफल होने के कारणों के बारे में। तो जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो पढ़ेंगे हम क्रिप्स मिशन के बारे में बिल्कुल विस्तार से। जिस समय क्रिप्स मिशन भारत में आया उस समय भारत का वायसराय कौन था और उस तरफ ब्रिटेन में प्रधानमंत्री कौन था या किसके द्वारा क्रिप्स मिशन भेजा गया। तो सबसे पहले देखेंगे कि क्रिप्स मिशन के समय जो वायसराय था वो था लेनेलिथ गो। जो भारत सचिव था वो था एमरी। ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था चर्चिल, जो कि पार्टी थी इसकी कंजर्वेटिव। तो प्रधानमंत्री चर्चिल के द्वारा क्रिप्स को भेजा गया 11 मार्च 1942 को। तो 11 मार्च 1942 को घोषणा हुई क्रिप्स मिशन घोषणा। तो 11 मार्च 1942 को क्रिप्स को भेजने की घोषणा हुई। 23 मार्च 1942 को भारत पहुंचा, ठीक है। और 30 मार्च 1942 को क्रिप्स ने प्रस्ताव पेश किया। क्रिप्स मिशन भेजने की जो घोषणा हुई प्रधानमंत्री चर्चिल के द्वारा, तो वो हुई 11 मार्च 1942 को, ठीक है। 23 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन भारत पहुंचा और 30 मार्च 1942 को उन्होंने प्रस्ताव पेश किया भारतीय नेताओं के सामने। हालांकि क्रिप्स इससे पहले भी भारत में दिसंबर 1939 को पहले आ चुके थे निजी यात्रा पर। ब्रिटिश सांसद युद्ध मंत्री भी रहे, समाजवादी नेता, ठीक है। मजदूर दल के समाजवादी नेता थे क्रिप्स और उनको भेजा गया भारत में। तो हमने पढ़ा कि क्रिप्स मिशन भारत में कब आया। अब पढ़ेंगे हैं इसके उद्देश्य। उद्देश्य भारत में जो भी राजनीतिक गतिरोध चल रहा है उसको दूर करने के उद्देश्य से राजनीतिक गतिरोध दूर करने के उद्देश्य से, ठीक है। लेकिन वास्तविक उद्देश्य क्या था? लेकिन इसके पीछे एक दूसरा उद्देश्य था। वह था कि उस समय चल रहा था द्वितीय विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन की लगातार हार चल रही थी। दूसरा कारण क्या था? द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों की भागीदारी के लिए
द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों को भागीदारी के लिए फुसलाना। ठीक है, जो उनका मुख्य उद्देश्य था तो वो था कि द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों को शामिल होने के लिए फुसलाना। द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ? 1939 में। ठीक है, जिसमें जापान एक तरफ, जापान, जर्मनी, इटली थे और दूसरी तरफ ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और अमेरिका थे। ठीक है, इन्हें बोलते हैं ध्रुवीय शक्तियां और इन्हें बोलते हैं मित्र राष्ट्र। तो यहां चल रही थी द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन की हार लगातार। जापान ने जो दक्षिण पूर्वी एशियाई देश थे उन पर लगातार आक्रमण करके उन्हें जीता चला आ रहा था, यानी कि जापान का दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों पर लगातार अधिकार होता चला आ रहा था। अब अंग्रेजों को लगा कि अब ब्रिटिश सरकार को लगा कि अब जापान भारत में घुस आएगा, इसलिए द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों को शामिल अब हो जाना चाहिए। दूसरी तरफ सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में आजाद हिंद फौज जापान के सहयोग से ब्रिटिश भारत पर आक्रमण करने के उद्देश्य से चले आ रहे थे। इधर जापान ने पर्ल हार्बर एक अमेरिका का एक जहाजी बेड़ा जहां खड़े रहते हैं वो एक स्थान है, तो उस पर आक्रमण कर लिया। हालांकि इसका बदला अमेरिका ने जापान पर 2 परमाणु बम फेंककर अपना चुका लिया। जापान का आक्रमण का होता है पर्ल हार्बर, कब? 7 दिसंबर 1941 को। अब जापान दक्षिण पूर्वी देशों की तरफ से आ रहा था भारत की तरफ। 15 फरवरी 1942 को सिंगापुर, 8 मार्च रंगून, 23 मार्च अंडमान द्वीप समूह पर। ठीक है, हालांकि कहते हैं कि भारत के पूर्व की ओर से जापान चला आ रहा था, उसने सिंगापुर, मलाया, इंडोनेशिया, रंगून, बर्मा पर आक्रमण कर दिया और अंडमान द्वीप समूह पर अपना अधिकार कर लिया। अब भारत के बिल्कुल नजदीक था जापान और भारत पर आक्रमण करने की ताक में था और उसका साथ दे रहे थे उसमें सुभाष चंद्र बोस और उनकी आजाद हिंद फौज। लगातार जापान अंग्रेजों को यहां से खदेड़ता चला जा रहा था। अब जापान का अगला निशाना था भारत, जिसमें अंग्रेजों को उसे भगाना था। और इसीलिए मित्र राष्ट्रों ने, जिसमें अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट, चीन के राष्ट्रपति चांग काई शेक, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एवार, अमेरिका के थे रूजवेल्ट राष्ट्रपति, तो चीन के कौन है? तो चीन के थे चांग काई शेक, ऑस्ट्रेलिया के थे एवार। ठीक है, तो इनके द्वारा ब्रिटेन पर दबाव डाला गया कि भारतीयों को संतुष्ट करें, जो भारतीयों की बात है उसे रखें, जो भारतीयों की जो भारत में जो राजनीतिक गतिरोध चल रहा है उनको संतुष्ट करें, उनकी बात सुने। और इसीलिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल ने क्रिप्स को भारत में भेजा। अब पढ़ेंगे कि क्रिप्स के द्वारा जो भी प्रावधान किए जा रहे थे, यानी कि जो भी प्रस्ताव थे वो क्या थे। प्रावधान, तो पहला प्रावधान था डोमिनियन स्टेट,
ठीक है, तो पहला प्रावधान था डोमिनियन स्टेट। तो पहला प्रस्ताव था कि भारत को एक डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा, यानी कि अधिराज्य का दर्जा दिया जाएगा, और उसे राष्ट्रमंडल और अंतर्राष्ट्रीय जो भी निकाय थे, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय जो भी संस्थाएं थीं, उनसे, उन संगठनों से, उन निकायों से संबंध बनाने के लिए, संबंध स्थापित करने के लिए स्वतंत्र कर दिया जाएगा। यानी कि वो संबंध उनसे बना सकते हैं और संबंध उनसे तोड़ भी सकते हैं। ठीक है, तो पहला प्रावधान क्या है? डोमिनियन स्टेट का दर्जा। ठीक है, दूसरा प्रावधान क्या है? तो दूसरा प्रावधान है भारतीय संघ। तो दूसरा प्रावधान है भारतीय संघ। क्रिप्स के माध्यम से ब्रिटिश सरकार का दूसरा प्रस्ताव यह था, भारतीय संघ की स्थापना की जाएगी, जिसमें 11 प्रांत, कमिश्नरियां और रियासतों को शामिल किया जाएगा। लेकिन जो कोई रियासत इसमें शामिल न होना चाहे तो वह स्वतंत्र रह सकती है। ठीक है, तीसरा प्रावधान है संविधान निर्मात्री परिषद का गठन। तीसरा प्रावधान है कि संविधान निर्मात्री परिषद का गठन किया जाएगा। अब गठन कैसे होगा? तो यह होगा कि जो प्रांतीय विधायिका हैं उनके निम्न सदन में चुनाव होगा, यानी कि निर्वाचन के माध्यम से, वो भी निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से किया जाएगा। संविधान निर्मात्री परिषद के लिए जो निर्वाचन होना था वो सिर्फ प्रांतों से होना था, ना कि देशी रियासतों से। इसमें देशी रियासतों के राजाओं के द्वारा प्रतिनिधि मनोनयन किए जाएंगे। में होना है, चुनाव होगा प्रांतों से और रियासतों से होगा मनोनयन। अगला प्रस्ताव यह है कि संविधान निर्मात्री परिषद के द्वारा जो भी संविधान बनाया जाएगा उसमें ब्रिटिश शर्तों के द्वारा लागू किया जाएगा। अब ब्रिटिश शर्त क्या थी? तो पहली शर्त यह थी ब्रिटिश सरकार की कि उसमें जिनको संविधान निर्मात्री के द्वारा बनाए जाने वाला संविधान स्वीकार्य न हो तो वह इस संविधान से, वह इस संघ से अलग रह सकते हैं और अलग अपना संविधान बना सकते हैं। दूसरी शर्त यह थी संविधान सभा और ब्रिटिश सरकार में एक समझौता होगा। किन आधार पर होगा? तो वो होगा कि अल्पसंख्यकों के संरक्षण के रूप में एक समझौता किया जाएगा। अगला प्रस्ताव यह था कि युद्ध के बाद एक कार्यकारी परिषद का गठन किया जाएगा, जिसमें भारतीयों के जो प्रमुख वर्ग हैं उनके प्रतिनिधियों को उसमें शामिल किया जाएगा। पांचवा प्रावधान यह है इसमें कार्यकारी परिषद का गठन। ठीक है, लेकिन कार्यकारी परिषद में भारतीयों के सदस्य शामिल होंगे। यहां तक कि के पूरे सदस्य भारतीय हो सकते हैं, लेकिन जो रक्षा मंत्रालय होगा वह ब्रिटिश सरकार के अधीन होगा। तो ये प्रस्ताव हैं क्रिप्स के प्रस्ताव। ठीक है, तो पहला प्रस्ताव क्या है कि भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाए, जिसमें भारत स्वतंत्र होगा राष्ट्रमंडल देशों से संबंध बनाने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय निकायों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से संबंध बनाने के लिए और उनसे संबंध तोड़ने के लिए। ठीक है, दूसरा प्रावधान यह होगा कि भारतीय संघ की स्थापना की जाएगी, जिसमें प्रांतों को यह अधिकार होगा कि इसमें शामिल हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते। ठीक है, तीसरा प्रावधान क्या होगा कि एक संविधान निर्मात्री परिषद का गठन किया जाएगा। कि प्रांतीय विधायिकाओं के अप्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा संविधान निर्मात्री परिषद का गठन किया जाएगा, लेकिन जो देशी रियासतें होंगी उनके प्रतिनिधियों का निर्वाचन नहीं होगा, उनका होगा मनोनयन। ठीक है, यानी कि उनको मनोनीत किया जाएगा। अगला है कि संविधान निर्मात्री परिषद के द्वारा जो संविधान बनाया जाएगा तो उसको लागू करने के लिए दो शर्त यहां रखी गई ब्रिटिश सरकार के द्वारा। पहली शर्त यह थी कि जो भी प्रांत इस संविधान को स्वीकार करते हैं
वह कर सकते हैं, यानी कि जो प्रांत इसको स्वीकार न करें तो वह स्वतंत्र हैं और अपना संविधान बना सकते हैं। दूसरी शर्त क्या है कि दूसरी शर्त यह होगी कि संविधान सभा और ब्रिटिश सरकार में एक समझौता होगा अल्पसंख्यक हितों के रक्षा के लिए। अगला प्रस्ताव यह था कि एक कार्यकारी परिषद का गठन किया जाएगा जो कि अधीन होगी गवर्नर जनरल के, और उसमें भारतीय जनता के जो प्रमुख वर्ग होंगे उनके प्रतिनिधियों को इसमें शामिल किया जाएगा। लेकिन भारतीय नेताओं ने इस क्रिप्स प्रस्ताव को बिल्कुल खारिज कर दिया, यानी कि कोई भी प्रस्ताव भारतीय नेताओं के समझ में नहीं आया। अब हम देखेंगे कि किन किन नेताओं ने और किन किन पार्टियों का प्रतिनिधित्व किया। तो कांग्रेस की तरफ से थे जवाहरलाल नेहरू और अबुल कलाम आजाद, ठीक है। लीग की तरफ से थे जिन्ना, हिंदू महासभा की तरफ से वीडी सावरकर, उदारवादी संगठन की तरफ से तेज बहादुर सप्रू, दलितों की तरफ से डॉक्टर अंबेडकर। तो ये है प्रमुख पार्टियां और उनके प्रमुख नेता। तो ये भी परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। तो कांग्रेस की तरफ से थे जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आजाद। मुस्लिम लीग की तरफ से थे मोहम्मद अली जिन्ना। दलितों की तरफ से थे डॉक्टर अंबेडकर और सीएम राजा। हिंदू महासभा की तरफ से थे वीडी सावरकर और जयकर। उदारवादी संगठन की तरफ से थे तेज बहादुर सप्रू। तो हमने देखा कि विंस्टन चर्चिल के द्वारा एक मिशन भेजा गया जिसका के नाम है क्रिप्स मिशन, और क्रिप्स के नेतृत्व में, और उसने जो प्रस्ताव दिया वो हमारे सामने है, लेकिन भारतीय नेताओं ने उसे बिल्कुल खारिज कर दिया। अब हमें ये देखना है कि किन किन नेताओं ने यानी किन किन पार्टी ने किस आधार पर उसे खारिज किया। तो अब देखेंगे कांग्रेस की तरफ से किन आधार पर खारिज हुआ। तो पहले हुआ डोमिनियन स्टेटस के आधार पर। तो कांग्रेस ने कहा अब हमें डोमिनियन स्टेट नहीं चाहिए बल्कि पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए, यानी कि पूर्ण रूप से आजादी चाहिए, न कि हमें डोमिनियन स्टेट चाहिए, ठीक है। दूसरा क्या है कि भारतीय संघ, यानी कि क्रिप्स के द्वारा जो प्रस्ताव आया और उसमें कहा कि भारतीय संघ की स्थापना होगी जिसमें प्रांतों को या देशी रियासतों को पृथक रहने का अधिकार दिया गया। तो इस आधार को भी कांग्रेस ने स्वीकार नहीं किया क्योंकि इससे भारत को राष्ट्रीय एकता का खतरा था। तीसरा प्रावधान क्या था कि तीसरी आपत्ति के रियासतों के मनोनीत होने पर कांग्रेस के द्वारा यह कहा गया कि चुनाव हो तो सबका हो, ऐसा न हो कि प्रांतों का चुनाव हो और देशी रियासतों को मनोनीत किया जाए। कांग्रेस के द्वारा एक आपत्ति और थी कि गवर्नर जनरल पर जो सारी शक्तियां हैं वो न हो। कांग्रेस के द्वारा एक आपत्ति और थी कि कांग्रेस चाह रही थी कि सत्ता का तुरंत हस्तांतरण हो, लेकिन इस प्रस्ताव के माध्यम से कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं किया गया कि सत्ता का तुरंत हस्तांतरण किया जाएगा। तो ये थे कांग्रेस के द्वारा स्वीकार न किए जाने के कारण। अब देखेंगे कि लीग ने किस आधार पर इस प्रस्ताव को खारिज किया। जिन्ना के द्वारा एकल भारतीय संघ स्थापित होने की व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया गया। दूसरा कि इस प्रस्ताव के द्वारा पृथक पाकिस्तान बनाने की मांग को भी स्वीकार नहीं किया गया, जो कि प्रमुख मांग थी जिन्ना के द्वारा। इस आधार पर जिन्ना ने इसको अस्वीकार कर दिया कि प्रांतों के द्वारा संघ में शामिल होने और पृथक होने का जो आधार बनाया गया था उस पर भी जिन्ना को आपत्ति थी। इस आधार के कारण भी लीग ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया और सिखों के द्वारा भी इसको स्वीकार नहीं किया गया क्योंकि उन्हें भय था कि विभाजन के द्वारा पंजाब उनसे छिन जाएगा। डॉक्टर अंबेडकर ने भी इसे स्वीकार नहीं किया गया क्योंकि इस प्रस्ताव के द्वारा
भारत में बहुसंख्यक हिंदुओं का राज होगा, जिसमें दलितों को हिंदुओं की कृपा पर रहना पड़ेगा। और इस आधार पर डॉक्टर अंबेडकर ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। जब भारतीय नेताओं के द्वारा इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया गया तो यह प्रस्ताव को वापस कर लिया गया। यह प्रस्ताव कब वापस हुआ? तो यह हुआ 11 अप्रैल 1942 को, यानी कि 11 मार्च को घोषणा की गई थी और 11 अप्रैल को ही वापस कर लिया गया इस प्रस्ताव को। ठीक है, यानी कि यह प्रस्ताव असफल प्रस्ताव माना जाता है, यानी कोई भी बात भारतीय नेताओं ने नहीं स्वीकारी इस प्रस्ताव के बारे में। महात्मा गांधी ने इस प्रस्ताव को पोस्ट डेटेड चेक भी कहा है, इसे उत्तर दिनांकीय चेक कहा है महात्मा गांधी ने। इसमें एक बात और जोड़ दी कि ऐसा बैंक जो टूट रहा हो। पट्टाभी सीतारामैया ने कहा इस प्रस्ताव के बारे में कि यह बिल्कुल अगस्त प्रस्ताव का परिवर्तित रूप है। तो आज पढ़ा हमने क्रिप्स मिशन के बारे में। तो आपको हमारी वीडियो कैसे लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बगल में जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक कीजिए ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।